क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। इसके बाद फिर राजनीतिक अस्थिरता का दौर आ गया और कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है नहीं लागू हो पाई, तो 2 वार्षिक योजनाएं आई। ये 2 वार्षिक योजनाएं कब से कब तक आई? 1990 से 92 तक। इस समय जो है भारत बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो लगभग समाप्त हो रहा था। भारत पे जो है विदेशी कर्ज बढ़ रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत तेजी से नीचे जा रही थी। तो 90, 91 और 91-92 में 2 वार्षिक योजनाएं लाई गईं। इसमें समृद्धि दर जो है 3.4% की जो है अचीव की गई, जिसमें से प्राथमिक में बहुत कम यानी 1.01, द्वितीयक में 0.10 और तृतीयक में 5.94% जो है समृद्धि दर रही, जिसको आप जो है मान सकते हैं कि ये बहुत ही जो है लो रेट रही। इस दौरान जो है पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लाई जा सकी, जिसका प्रमुख कारण था राजनीतिक अस्थिरता एवं भुगतान संतुलन की व्यवस्था। ये सभी जो है उस समय गड़बड़ा गए थे। वर्ष 1991 के अवधि में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी कमी आ गई थी। इस दौरान भारत के विदेशी खजाने में सिर्फ $1 अरब का भंडार बचा था, क्योंकि आप जानते हैं विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है उस पर जो है अर्थव्यवस्था की बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जो हम नोट निर्गमन करते हैं, उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी क्रेडिट पॉलिसीज बनती हैं, वो सब जो है भारत के विदेशी खजाने या विदेशी मुद्रा भंडार को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इसीलिए भारत सरकार ने दबाव में भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार का खतरा मोल लिया। अब तक जो है भारत में क्या चल रहा था? समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, यानी हमारा जो व्यापार था वो विदेशों से जो है बहुत ही सीमित था। विदेशी कंपनियां जो है भारत में अपनी आकर जो है, जिस तरह से आज एफडीआई शुरू हो गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है, ये सब चीज़ें तब नहीं थी। इन सब की शुरुआत जो है यहीं पर जब आर्थिक सुधार किए जाएंगे नरसिंह राव सरकार के द्वारा, और उस समय वित्त मंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, तब जाके जो है फिर से जो है भारत में एक नई ग्रोथ का जो है शुभारंभ होगा। तो इस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, जिनका अभी हमने नाम लिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने मुक्त बाजार सुधारों की प्रक्रिया की शुरुआत की, यानी
ओपन मार्केट में जो है भारत आ गया। भारत में विदेशी निवेश को जो है आमंत्रित किया गया, भारत की कंपनियां भी बाहर जाईं, यानी ये जो है ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी में यहाँ पर दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था जो कि पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी, वापस पटरी पर आई। इस समय भारत में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया को भी प्रारंभ किया गया। तो इस दौरान 1990 में सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। पूछा जाता है सिडबी की स्थापना कब हुई, तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। 1991 जो साल था, ये भारत के जो है आर्थिक नियोजन के इतिहास में एक बड़ा जो है मील का पत्थर साबित होने वाला था। इसमें जो है आर्थिक उदारीकरण की घोषणा करके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लाई गई और इसको कहा गया एलपीजी। ये एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाली एलपीजी नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे बन गया एलपीजी नीति। तो इसको हमने हिंदी में क्या कहा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, क्योंकि 92 तक जो है यानी 90 से 91, 91 से 92 ये चली जो है 2 वार्षिक योजनाएं। उसके बाद जो है 1992 से 1997 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसमें जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल को अपनाया भारत ने। इस योजना को आर्थिक विकास के संदर्भ में राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो योजना थी जिसमें आर्थिक सुधारों को भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों ही परिप्रेक्ष्य में जो है शुरू किया गया। और राव मनमोहन क्यों कहते हैं, क्योंकि नरसिम्हा राव जो है उस समय जो है हमारे प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री थे। दोनों ने मिलकर जो है इसका सूत्रपात किया था। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया मानव संसाधन का विकास। इससे पहले जो है आपने मानव संसाधन शब्द जो है किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं सुना होगा। उसको हालांकि रोजगार कार्यक्रमों में के संदर्भ में कहा गया, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है मुख्य ध्येय बनाया गया। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जब भारत में जो है, भारत में युवा आबादी बहुत है यानी, और उस युवा आबादी को जो है हम प्रोडक्टिव बना सकें, उत्पादक बना सकें, जो रोजगार कर सके और भारत में पैसे भेज सके, यानी भारत की जो है जो राष्ट्रीय आय है उसमें अपना योगदान दे सके, उसके लिए जो है मानव संसाधन का विकास करना, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया। समृद्धि दर का लक्ष्य जो है 5.6% रखा गया और प्राप्ति कितनी हुई, 6.6%। एकदम से जो है ग्रोथ रेट भागी और हमने जो है 5.6 के अंगेंस्ट जो है 6.6% की ग्रोथ रेट हासिल की। ये किस वजह से हुई, जो एलपीजी नीति आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस नीति ने जो है भारत में आर्थिक सुधारों को बहुत तेज किया और भारत में जो है इसकी समृद्धि दर में जो है इसका असर दिखाई दिया। प्राथमिक क्षेत्र में 4.72, द्वितीयक में 7.29 और तृतीयक क्षेत्र में 7.28% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में इस समय समृद्धि दर जो है 3.2% की रही। प्राथमिक क्षेत्र में 2.5, द्वितीयक में 3.3 और तृतीयक में 3.9%। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना की और जो है क्या विशेषताएं रही, क्या योजनाएं, क्या कार्यक्रम रहे, तो इस योजना अवधि में नवीन आर्थिक सुधारों के प्रयास, जिसको हमने एलपीजी नीति कहा, 1991, ये आप जरूर याद रखेंगे कि 1991 में एलपीजी नीति जो है आई थी। 1991 जून में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। ये दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको एलपीजी हमने कहा, डिस्कस किया इसके बारे में, के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई। लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में उदारीकरण करेंगे, फिर से देख लीजिए, बात हम लोग कर चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इसके बाद कृषि तथा अन्य ग्रामीण क्रियाओं पर अधिक बल देने का सुझाव दिया गया। इसमें 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना।
अब जब भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं पूरे विश्व के लिए, तो WTO का सदस्य बनना भी जरूरी था। तभी भारत जो है विदेशों के साथ अच्छा व्यापार कर पाएगा, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में ला पाएगा। तो भारत जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया। 1993 में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जो कि कई बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1993 में, जिसमें स्किल प्रदान की जाएगी, लेकिन किनको? शिक्षित बेरोजगार, यानी जो शिक्षित हैं ऐसे जो है अनएम्प्लॉयड जो है युवा लोगों को इसमें रोजगार के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना है, चूंकि ये आर्थिक सुधारों का भारत में सूत्रपात था, तो ऐसी दशा में बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं लाई गई, जिसने जो है इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए और साथ में जो है इस पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ रेट को बढ़ा कर दिखाया। तो रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये 1993 में लाया गया। ग्रामीण महिला बचत कार्यक्रम 1993। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसको टिक कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1995 में। बंद क्रमिक पुनर्वास योजना 1995 में, सॉरी ये बंद श्रमिक है, तो बंद श्रमिक पुनर्वास योजना 1995 में। समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना 1995। राष्ट्रीय वृद्धावस्था या वृद्ध पेंशन कार्यक्रम 1995 में पूछा जा चुका है। पल्स पोलियो टीकाकरण, भारत में पल्स पोलियो के उन्मूलन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया 1995 में, और पल्स पोलियो टीकाकरण भारत में प्रारंभ किया गया, जो आगे के 30 सालों तक जो है अनवरत रूप से चलता रहा। तो ये भी जो है एक मील का पत्थर कार्यक्रम है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। मिलियन कुआं कार्यक्रम इसमें 1996 में लागू किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कई सारे समन्वित थे, इसमें जो है मुख्यतः जो है नसबंदी कार्यक्रम और जो है प्रजनन दर को कम करने के संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रम लाए गए 1996 में। राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम 1994। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल योजना 1996 और पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण अनाज बैंक योजना 1997। तो ये सभी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब आ गए 1997 में। 1997 से 2002 तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये आगत निर्गत मॉडल पर जो है, जो पिछले भी एक पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। तो आगत निर्गत मॉडल जो है, यानी इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आगत निर्गत का मतलब जो हुआ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी हमको विदेशों से जो है संबंध रखना है खुली अर्थव्यवस्था के साथ। यहाँ पर हम जो है इस टर्म को ओपन इकोनॉमी से जो है जस्टिफाई कर सकते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बार जो है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, यानी सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि का कॉन्सेप्ट या जो है ध्येय या मोटिव इसी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। ये सब ऐसे शब्द हैं जो पहले कभी यूज नहीं किए गए थे भारत के जो है आर्थिक नियोजन के इतिहास में। तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ये जो है मुख्य उद्देश्य रखा गया हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना का। इसमें समृद्धि दर का लक्ष्य 6.5 था और प्राप्त हुआ हमको 5.70। क्षेत्रवार वृद्धि जो है प्राथमिक क्षेत्र में 2.44, द्वितीयक में 4.29, उसके बाद जो है तृतीयक क्षेत्र में 7.87। अब आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि हालांकि लक्ष्य तो नहीं प्राप्त कर पाई है पंचवर्षीय योजना, लेकिन यहाँ पर जो है और सेक्टर्स के अपेक्षा जो है जो सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने जो है ओपन मार्केट इकोनॉमी को शुरू कर दिया था और विदेशों से जो है FDI इत्यादि आने लगी, विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित होने लगी, उनकी फ्रेंचाइजीज यहाँ खुलने लगी। तो क्या हुआ, भारत में जो रोजगार है वो विदेशी कंपनियों में लोगों को रोजगार मिलने लगा। इससे जो है सर्विस सेक्टर जो है एकदम से बूम हो गया और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ तेज हो गई।
फिर इस दौरान जो है प्रमुख योजनाएं, तो गंगा कल्याण योजना चलाई गई, गंगा नदी के सफाई और उसकी जो है स्वच्छता के लिए। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में चलाई गई। ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं सहायता योजना 1999 में लाई गई। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया। तो ये नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ। अब इसके बाद जो है जो सबसे बड़ा हम कार्यक्रम कह सकते हैं इस योजना का, वो क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया। इसकी आपको डेट भी याद रखनी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 1 अप्रैल 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। अब ये है क्या? ये एक्चुअल में कोई बिल्कुल नई योजना नहीं है। पुरानी जो है 6 योजनाओं को इसमें मर्ज करके इसको जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बना दिया गया। एक बार ये भी पूछा गया था क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं मर्ज की गई थी, तो प्रश्न ये था कि कौन सी इसमें शामिल नहीं है। तो आपको ये 6 योजनाएं याद रखनी चाहिए। तो पूर्व से चल रही 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया। एक था समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, दूसरा जो है ट्राइसेम, तीसरा ड्वाकरा, चौथा जो है सीत्रा का जो है हिंदी में भी नाम जान लीजिए, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार किट आपूर्ति कार्यक्रम, और गंगा कल्याण योजना और 10 लाख कुआं योजना। इन सबका जो है जिक्र हमने पीछे किया विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में। तो इनको सबको मर्ज कर दिया गया 1 अप्रैल 1999 को, और एक नए नाम के साथ एक फ्लैगशिप योजना आ गई भारत में, जिसको हमने कहा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको SGSY जो है शॉर्ट में कहते हैं, इसको वर्ष 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दे दिया गया। ये जो क्रोनोलॉजी है इसको जो है आपको याद रखना होगा कि कौन सी योजना जो है कब किस योजना में जो है बदल गई। तो 2011 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM में पुनर्गठित होकर बदल गई। किसान क्रेडिट या कार्ड योजना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1998-99 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना आ गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये भी जो है पूछी जा चुकी है। 25 दिसंबर वर्ष 2000 को इसका शुभारंभ हुआ। अंत्योदय अन्न योजना ये भी पूछी जा चुकी है, ये भी वर्ष 2000 में ही प्रारंभ हुई। और जनसी बीमा योजना ये UPPCS में पूछा जा चुका है, वर्ष 2000 में ये प्रारंभ हुई। यानी इसमें से आप कोई भी योजना जो है जो आप इस पेज पर देख रहे हैं वो छोड़ नहीं सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, अब 10वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 तक चली। इस दौरान बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? देश का निजाम बदल गया, यानी देश का शासन बदल गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री बन के आ गए। तो उन्होंने जो पिछली सरकारों की जो है नीतियां थी, उनमें जो खामियां थी, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास किया, जो इस पंचवर्षीय परियोजना में हमको देखने को मिल रहा है। और प्राप्ति दर आप देख रहे होंगे कि 7.9 जो है रखा गया और 7.6 जो है इसको अचीव किया गया। यानी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो भी इसमें प्राप्त किया गया। तो एक तरह से एक सफल योजना जो है इसको माना जाता है। इसका भी मुख्य उद्देश्य वही था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि करना। और इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में जो है अच्छी ग्रोथ दिखी 9.17%, और सर्विस सेक्टर में टर्सरी सेक्टर में जो है 9.3% की ग्रोथ रेट अचीव की गई, जो कि एक सफल परियोजनाओं में इसको हम गिनते हैं। उत्तर प्रदेश में समृद्धि दर जो है 5.2% का प्राप्त किया गया। प्राथमिक में 1.8%, द्वितीयक में 10.8% और टर्सरी यानी सेवा क्षेत्र में 5.2% का ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश में आया। इस योजना का लक्ष्य 2007 तक गरीबी का अनुपात 26% से घटाकर 21% तक तथा 2012 तक 15% तक लाना था। यानी एक बड़ा टारगेट फिक्स किया गया कि उस समय जो गरीबी का अनुपात 26% तक चल रहा था, उसको जो है अगले 10 वर्षों में जो है
26% से गिराकर जो है 15% तक जो है लाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो कि एक बड़ा लक्ष्य माना गया था। कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक बल घोषित किया गया। मूल प्रेरक बल जो है कृषि क्षेत्र को घोषित किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की जो वृद्धि दर थी वो 7.6% रही। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना रखा गया था। तो एक ये महत्वाकांक्षी योजना कही जा सकती है, जो लगभग जो है अपने उद्देश्यों पे सफल होते भी दिखी। इसमें जो है कुछ प्रमुख परियोजनाएं, योजनाएं, कार्यक्रम शुरू किए गए। तो स्वजल धारा योजना 2002 में प्रारंभ किया गया। ग्रामीण भंडारण योजना 2002 में प्रारंभ हुई। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण करने के लिए और प्राथमिक जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2002 में सर्व शिक्षा अभियान जैसी फ्लैगशिप योजना लाई गई, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है इस जो है पंचवर्षीय योजना का। हरियाली योजना 2003 में और सर्व शिक्षा अभियान जो 2003 में लाया गया, 2002 में लाया गया तो 2002 में ही जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया कि शिक्षा मूल अधिकार है। फिर संविधान में संशोधन किया गया और उसको जो है 21 का में जो है मूल अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना की 2003 में शुरुआत की गई। इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र की जो है एक बहुत बड़ी योजना जो है, जो आज तक चल रही है, जिसमें अब कई सारे परिवर्तन के साथ आज भी चल रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये जो है 2005 में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, जो कि अगर कहा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी योजना है इस तरह की संगठित क्षेत्र की। 2 फरवरी 2006 को जो है मनरेगा या नरेगा उस समय के टर्म में कहें तो प्रारंभ की गई। आम आदमी बीमा योजना पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में भी, 2007 में इसको प्रारंभ किया गया। तो ये सभी योजनाएं जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसका कार्यकाल क्या रहा? 2007 से 2012, यानी जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी थी और 2007 से 2012 जो है उन्हीं का पीरियड था ये। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। पूछा जा चुका है एग्जाम में जो है इसका ध्येय वाक्य ही सीधे सीधे या मुख्य उद्देश्य पूछा जा चुका है। इसकी समृद्धि दर का लक्ष्य जो है बहुत हाई रखा गया था और सबसे ज्यादा हाई रखा गया था। 9% इसकी समृद्धि दर थी और प्राप्ति 8.2% हुई, जो अब तक किसी भी योजना में इसके पहले की इतनी प्राप्ति दर नहीं दिखाई गई थी, यानी 8% की ग्रोथ रेट इसमें प्राप्त की गई। प्राथमिक सेक्टर में भी थोड़ी बढ़त हुई, आप देख रहे थे पिछले जो है 2.4, 2.3 इस तरह से थी, इसमें 3.3% की वृद्धि हुई। सेकेंडरी यानी उद्योग और जो है संरचना विकास में 7.4 और तृतीयक सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई। सर्विस सेक्टर में 10% की ग्रोथ इसमें दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 7% की यानी 6.9% समृद्धि दर रही। इस योजना अवधि में ग्रामीण भारत में समावेशी वृद्धि के साथ नवीन प्रयास किए गए। समावेशी वृद्धि यानी सस्टेनेबल ग्रोथ का जो है कॉन्सेप्ट इसमें लगाया गया। इस योजना में भारत सरकार द्वारा सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु कुल बजटीय आवंटन का 25% व्यय किया गया। तो इसको जो है याद रखने योग्य पॉइंट है कि अब तक की जितनी भी जो है योजनाएं थी या पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहे हैं, उसमें जो है ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए इतना बजट आवंटन जो है, टोटल बजट का 25% आवंटन जो है ग्रामीण संरचना के लिए, ग्रामीण विकास के लिए इसमें खर्च किया गया। इसी योजना में खाद्य क्रेडिट कार्ड योजना, आम आदमी बीमा योजना, 2007 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में प्रारंभ की गई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2008 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2009 में, इस जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम जो है इसमें प्रारंभ किए गए।
और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 16 अगस्त 2007 को जो है लॉन्च की गई। तो ये सब भी जो है बड़े कार्यक्रम हैं जिसने मदद की जो है इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में, और जो ग्रोथ रेट का जो है लक्ष्य रखा गया था उसको अचीव करने के लिए। अब हम आते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसके बाद जो है कोई पंचवर्षीय योजना जो है लागू नहीं की जा सकी है। उसका कॉन्सेप्ट ही अब बदल दिया गया है, क्योंकि नीति आयोग जो है अब जो है 3 वर्षीय, 7 वर्षीय, 12 वर्षीय इस तरह की जो है कुछ रणनीतियां जो है स्ट्रेटजिक प्लान के साथ बढ़ रहा है। तो ये योजना 2012 से 2017 तक चली। इसका जो है मुख्य उद्देश्य पूछा जा चुका है, तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। ये जो है इसका नारा या ध्येय वाक्य या मुख्य उद्देश्य कह लीजिए। इसमें समृद्धि दर का लक्ष्य 8% रखा गया था। ये योजना जो है अप्रैल 31 मार्च 2017 को हालांकि समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसका जो अचीवमेंट का डाटा है, इससे क्या प्राप्तियां हुई हैं, वो अभी तक भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। इसलिए इनसे इस योजना से क्या हासिल हुआ इसका कोई भी अनुमान नहीं है। इसमें समृद्धि दर का लक्ष्य जो है 8% रखा गया था, और उत्तर प्रदेश में समृद्धि दर का लक्ष्य जो है 10% का रखा गया था। क्षेत्रवार जो लक्ष्य थे, ये लक्ष्य हैं ना कि प्राप्तियां। तो क्षेत्रवार लक्ष्य थे 5% प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक में 11.2, तृतीयक में 11.9%। इस योजना का लक्ष्य निर्धनता में 10% तक की कमी लाना, एक ये बड़ा लक्ष्य माना जाएगा। दूसरा, गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार का सृजन करना। ये 2 बड़े लक्ष्य इसमें रखे गए। इस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय जो है सामाजिक सेवाओं की मदों पर किया गया, जो कुल व्यय का 34.7% था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, महत्वपूर्ण भी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी। सामाजिक सेवा इसमें जो है सबसे बड़ा हेड था इसमें, जिस पर जो है 34.7% पूरी योजना का परिव्यय किया गया। सभी गांवों को विद्युतीकरण से जोड़ना तथा टेली डेंसिटी का मतलब वहां पर टेलीफोन और मोबाइल की सुविधाओं को पहुंचाना। तो विद्युतीकरण और टेली डेंसिटी का लक्ष्य जो है बढ़ाकर 70% इस योजना में कर दिया गया। अब इसमें जो कुछ बड़े कार्यक्रम चले, क्योंकि मोदी जी भी जो है इसी योजना में आ गए थे 2014 में जो है, हालांकि ये जो है 2012 में प्रारंभ हुई थी। तो आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई। डिजिटल भारत योजना 20 अगस्त 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये पुरानी वाली अंत्योदय योजना का ही जो है मॉडिफिकेशन करके 16 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन, ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है और इन पे हम बहुत डिटेल में आगे जो है बात करेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 16 नवंबर 2014 को। तो इसमें इंपॉर्टेंट बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सभी योजनाएं आपको ईयर तो याद ही रखना पड़ेगा कम से कम, और कुछ में जो है आपको डेट भी याद होनी चाहिए। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है तो ये गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद की जितनी योजनाएं हैं, उनमें क्या क्या योजनाएं चली, इन सबको हम लोग जब योजनाओं को स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जो है एक ओवरव्यू लेते हैं पूरा जो हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अब तक पढ़ा, क्या क्या पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें क्या लक्ष्य था, हमने क्या हासिल किया, और इससे हम क्या एनालिसिस एक बना सकते हैं अपने लिए जो है। तो पहली योजना जो है, पहली पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर हमने कितना रखा था, 2.1 का रखा था। प्राप्त किया 3.7, यानी इसमें क्या रहा, ग्रोथ रेट हमारी अच्छी आई। फिर हमने दूसरी योजना में जो 56 से 61 तक चली, योजनाओं का जो है ईयर जरूर याद रखिएगा, 56 से 61, 4.5 के अगेंस्ट हमने जो है इसमें क्या असफलता हासिल की, 4.2 ही हमको मिला, क्योंकि इसमें जो है भारी उद्योग और इन सब की स्थापना जो हमने पढ़ा। तीसरी योजना जो 61 से 66 तक चली, इसमें हम जो है रोलिंग प्लान और जो वार्षिक योजनाएं चली उनको हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम 5 वर्ष वाली योजनाओं की ही यहाँ पर बात करेंगे। तो तीसरी योजना जो है 5.6 का
लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस दौरान जो है कई सारे भारत में संकट आए और बहुत बुरी तरह से ये योजना विफल रही। 2.8% प्राप्ति हुई। चौथी योजना में 5.7% की ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया, 3.4 ये भी धराशायी हो गई योजना। पांचवी योजना में 4.4 रखा गया, 4.9 का अचीवमेंट हुआ, ये योजना जो है सफल मानी जा सकती है। फिर छठवीं योजना में 5.2 का लक्ष्य रखा गया और 5.4 जो है हमको हासिल हुआ, यानी इसमें भी जो है हमको ये मान सकते हैं कि हम ये योजना जो है सफल रही। तो यहाँ पर एक बात ये भी आप जो है सबसे छोटा लक्ष्य कहाँ रखा गया, 2.1% रखा गया पहली पंचवर्षीय योजना में। आगे चलते हैं, अभी और भी क्वेश्चन इस पे बनेंगे। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना आई, इसमें 5% का लक्ष्य रखा गया और प्राप्त किया हमने 5.6%। आठवीं योजना में 5.6 के अगेंस्ट 6.6% प्राप्त किया। फिर नौवीं परियोजना 6.5% के अगेंस्ट हमने 5.6% जो है ग्रोथ रेट हासिल की, जो कि हमारी जो है उम्मीद से पर खरी नहीं उतरी, उससे कम जो है आई। 10वीं योजना में 7.9 का लक्ष्य लेके 7.6 प्राप्त किया गया, तो इसको हम असफल नहीं मान सकते हैं। ये लगभग जो है जो योजना लक्षित की गई थी उतना इसने अचीव कर लिया। फिर 11वीं योजना में सबसे हाई लक्ष्य रखा गया था 9% का। अब तक का जो सबसे हाईएस्ट लक्ष्य कहाँ रखा गया, 11वीं योजना में, और इसमें लगभग 8% का हमने जो है ग्रोथ रेट पाया, जो कि अनुमानित है, और जो अब तक का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है 11वीं योजना में। क्योंकि आप पीछे देखिए इसके आसपास कोई नहीं पहुंचा, ना लक्ष्य के मामले में ना लक्ष्य प्राप्ति के मामले में। तो 11वीं योजना में जो है हमने हाईएस्ट लक्ष्य भी रखा और हाईएस्ट जो है लक्ष्य प्राप्ति का अनुमान भी यहाँ पर है। 12वीं योजना में हमने 8% का लक्ष्य रखा और इसमें जो है आंकड़े अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसको जारी नहीं किया गया है। तो ये जो है हो गया कि किस तरह से किस में जो है एक समरी आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर फेल्योर रहा, कहाँ कहाँ पर हमने अच्छी प्राप्ति की। अब चूंकि हम जो है ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है केवल ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे कि हमने क्या वृद्धि दर प्रतिशत में प्राप्त की। तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने 2.71 अचीव किया, दूसरी में 3.15 अचीव किया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में माइनस में हमारी ग्रोथ चली गई, ऋणात्मक वृद्धि हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी फिर कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो ये है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 61 से 66 तक चली थी और युद्ध वगैरह के कारण, अकाल के कारण जो है इसमें -7.73% यानी निगेटिव ग्रोथ हमने जो है इसमें प्राप्त की, जो कि एक जो है ऐतिहासिक भूल है, एक ऐतिहासिक जो है विफलता है। फिर 3 वार्षिक योजनाएं जो चली उसमें हमने 4.16% की ग्रोथ रेट हासिल की। इसको हम जो है टोटल में नहीं गिनेंगे लेकिन यहाँ पर इसमें लिखने के लिए गिना है। चौथी पंचवर्षीय योजना आई, इसमें 2.57% की जो है हमने ग्रोथ रेट हासिल की। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में 3.28% की हमने ग्रोथ रेट हासिल की। छठी में 2.52% की ग्रोथ रेट हमको मिली जो है कृषि क्षेत्र में, और उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3.47% की। 2 वार्षिक योजनाएं चली तो ये तो नील है, लगभग 1% की ग्रोथ हुई। 8वीं में हमारा अचीवमेंट रहा 4.72%। हम आपको यहीं पर ले जाना चाह रहे थे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रोथ रेट या सर्वाधिक वृद्धि दर, समृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में भारत में अचीव किया गया। तो आपका जवाब क्या है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आज तक की देखने को मिली, जो कितनी थी, 4.72% थी। आप देख सकते हैं इससे पहले जो है इस मुकाम तक कोई नहीं पहुंचा था। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में 2.44%, 10वीं में जो है 2.30%, 11वीं में 3.3% और 12वीं में जो है केवल लक्ष्य हमको पता है, हमको अचीवमेंट नहीं पता है। तो
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4% का लक्ष्य रखा गया था। ये भी आप जो है याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ग्रोथ का लक्ष्य जो है 4% का तय किया गया था। तो मित्रों, इस तरह से हमने पंचवर्षीय योजनाओं को 2 लेक्चर्स में पढ़ा, उसकी समरी को समझा, क्या क्या उससे संभावित प्रश्न आ सकते हैं, इन सब पे भी डिस्कशन किया। तो आज के लिए इतना ही, आगे चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स PDF में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली PDF होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की PDF रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।